हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। सो बिना किसी देरी के स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की ज्ञान ध्यान की बातें। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। एक मैग्नीशियम रिबन जो है उसे जलाने से पहले हमें साफ क्यों करना पड़ता है या फिर हम साफ क्यों करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि मैग्नीशियम एक मेटल है स्टूडेंट्स, और मेटल्स जब एयर में एक्सपोज होते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड्स बना देते हैं। मीन्स यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा जो कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम को रोकेगा। तो इस वजह से हमें इसे क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। तो इसका आंसर बनने वाला है मैग्नीशियम गेट्स कवर्ड विद अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन केप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक लंबे समय तक के लिए जब हम मैग्नीशियम को एयर में एक्सपोज करते हैं तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। दिस लेयर हिंडर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। देखो, जो मैग्नीशियम का जलना है उसे ये लेयर क्या करती है, हिंडर मतलब रोकते हैं। हेंस इट इज टू बी क्लीन बिफोर बर्निंग। इस कारण इसे जलाने से पहले साफ करना पड़ता है, करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। जो हम जब सफेदी करते हैं या फिर हम जब व्हाइट वॉश करते हैं घर के अंदर, तो उसके लिए एक सब्सटेंस यूज किया गया है जिसका नाम यहाँ पर एक्स बोला है। तो जो क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो जो सब्सटेंस है उसका नाम बताना है और साथ में उसका फॉर्मूला भी आपको बताना है। यहाँ पर राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन। तो जो एक्स नाम का सब्सटेंस है, जब वो बनेगा तो यहाँ पर क्या है कि जो जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसकी आपको रिएक्शन भी लिखनी है। तो इसका आंसर बन जाता है द सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन इन वाटर इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग इज कैल्शियम ऑक्साइड। इसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं या फिर इसे हम क्विक लाइम बोलते हैं। तो चूने का पानी भी इसे कहते हैं। इट्स फॉर्मूला इज CaO। इसका जो फॉर्मूला है वो कैल्शियम ऑक्साइड का CaO है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर CaO को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होने वाला है। तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं विद वाटर तो यहाँ पर बनने वाला है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे हम स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं, यानी कि बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो जो आपका ये राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर। तो जो एक्स नाम का सब्सटेंस है जब से वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो उसका हमें क्या लिखना था, केमिकल रिएक्शन भी लिखनी थी। तो ये रही आपकी केमिकल रिएक्शन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Why is the amount of gas collected in one of the test tube in textbook activity 1.7। जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें एक एक्टिविटी है 1.7 के नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है जी, जिसमें बिजली से हम या फिर विद्युत से हम वाटर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लाइसिस मींस तोड़ना। डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा होता है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कलेक्ट होने वाली जो गैस है उसका अमाउंट दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कलेक्ट होने वाली गैस है उससे डबल होता है। और नेम दिस गैस, और उस गैस का नाम भी आपको लिखना है। सो इन एक्टिविटी 1.7 वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड टू गिव H2 gas at one electrode and O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस एट द अदर इलेक्ट्रोड। तो जो दो इलेक्ट्रोड हैं उन पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपको मिलने वाली है। ये रहा वो विघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस, ये रही। H2O gives out 2H2 plus O2। ठीक है। Thus two molecules of water on electrolysis gives two molecules of hydrogen gas। दो मॉलिक्यूल हैं वाटर के जो दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस आपको दे रहे हैं। ठीक है जी। एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का आपको यहाँ पर मिल रहा है, जैसा कि आप इस फॉर्मूले के अंदर देख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड वुड बी डबल। भाई जिसमें दो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं तो जो गैस का अमाउंट होगा वो भी तो डबल होगा। हाइड्रोजन गैस का जो फॉर्मूला है वो H2 है, यहाँ पर 2H2 आपको मिल रहा है ना। ऑक्सीजन गैस का जो फॉर्मूला है वो O2 है, यहाँ पे सिंगल O2 ही मिल रहा है। तो जो H2 है वो डबल हो गया ना यहाँ पे। तो हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड वुड बी डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है जी। और कौन सी वो गैस है, हाइड्रोजन गैस है जो कि डबल आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स।
ये एक क्या कहते हैं एनोड और कैथोड यहाँ पर इमेज में दिखाए गए हैं, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस आपको दर्शाई जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज? व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है? कब हो रहा है? व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, जब उसके अंदर एक आयरन नेल यानी कि लोहे की कोई कील डाल दी जाती है। ठीक है, an iron nail is dipped in the solution of copper sulfate for about 30 minutes. State the change in color observed. Give the reason for the change. दोनों क्वेश्चन सेम ही है यहाँ पर, दोनों तरह से आ सकता है, आंसर इसका एक ही होने वाला है। तो आंसर है when an iron nail is dipped in copper sulfate solution, जब आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देते हैं, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी ही है यहाँ पर, क्योंकि कॉपर सल्फेट में कॉपर है और आप आयरन उसमें डाल रहे हो, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो जो कलर है वो चेंज होने वाला है कॉपर सल्फेट का। क्यों? क्योंकि अब कॉपर सल्फेट थोड़ी रहेगा वहां पर आयरन सल्फेट मिल जाएगा आपको, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाली है। तो ये रही वो रिएक्शन, देखो यहाँ पर Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu, तो Cu बाहर चला गया। अभी जो आपको ब्लू सॉल्यूशन दिख रहा था वो कॉपर सल्फेट का था, अभी जो ग्रीनिश सॉल्यूशन दिखेगा वो आपको फेरस सल्फेट का दिखेगा। ठीक है, इसका डायग्राम ये रहा, जिसमें क्या है, ठीक है, यहाँ पर ब्लू सॉल्यूशन है और यहाँ पर ग्रीन सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। आपकी एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक्टिविटी है 1.10, जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताया गया है और उसमें एक एग्जांपल भी दिया गया है। अभी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई उससे अलग, अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको एक एग्जांपल देना है जो कि अलग होना चाहिए एक्टिविटी 1.10 से। तो इसका आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम रिएक्ट कराते हैं एक दूसरे के साथ टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, तो बन जाता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। इसकी रिएक्शन ये रही NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या है, एक आप एग्जांपल के तौर पे इसे ले सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आप न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स को उठा के सीधा पुट कर सकते हो, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन एक पार्ट है किसके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। ठीक है जी, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट हम चलने वाले हैं अगले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस व्हिच आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पर दो रिएक्शंस आपको दे रखी हैं, ये दो रिएक्शंस हैं यहाँ पर, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है जी, सो Na प्लस O2 गिव्स आउट Na2O। तो सीधा सा आपको पता लग रहा है कि जो सोडियम है पहले उसके पास ऑक्सीजन नहीं था, अभी उसके पास ऑक्सीजन है, तो सोडियम जो है ऑक्सीडाइज हो गया है। और कॉपर ऑक्साइड है जो कि हाइड्रोजन गैस के साथ जुड़ रहा है, और देखिए यहाँ पर कॉपर के पास से ऑक्सीजन चला गया है, तो जो कॉपर है वो क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया है। भाई ऑक्सीजन वहां से चला गया है तो कॉपर रिड्यूस्ड हो गया है, और अगर हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज Na एज इट गेन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। ठीक है जी, यहाँ पर क्या है कि जो सब्सटेंस Na है वो क्या हुआ है, उसने जो ऑक्सीजन है उसको गेन कर लिया है, ऑक्सीजन उसने प्राप्त कर ली है, और जो सोडियम है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है जी, दूसरी बात यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऑक्सीजन था वो O2 मॉलिक्यूल था, लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल O दिख रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास से ऑक्सीजन का एक एटम चला गया है, तो रिड्यूस कौन हुआ, कि जी ऑक्सीजन हुआ। भाई ऑक्सीजन के पास से एक ऑक्सीजन चला गया, तो जिसके पास से ऑक्सीजन चला जाता है वो भी तो रिड्यूस होता है, तो ऑक्सीजन इज रिड्यूस यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट है सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज Cu। कॉपर रिड्यूस हुआ है क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन चला गया है। एज हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड एज इट गेन ऑक्सीजन, अब
तो यहाँ पर हाइड्रोजन भाई ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है। चलो ये बिल्कुल आसान था, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, 2PbO प्लस सी गिव्स आउट 2Pb प्लस CO2। मीन्स यहाँ पे लेड ऑक्साइड था जो कि कार्बन के साथ जुड़ रहा है और बन रहा है लेड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। जो लेड है, ये अकेला लेड यहाँ पर है, ये रिड्यूस्ड हो गया है, इसके पास से ऑक्सीजन चली गई है, पहली स्टेटमेंट। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गई है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और जो चौथी स्टेटमेंट है वो है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी कि जो लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस्ड हो गया है। मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो आपकी स्टेटमेंट्स दी गई हैं उन स्टेटमेंट्स में से प्रोडक्ट के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट है। ठीक है, जो प्रोडक्ट के बारे में स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट होती हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि कोई केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में एक तरफ रिएक्टेंट्स हैं और एक तरफ प्रोडक्ट है, ठीक है, तो भाई ऑक्सीडाइज होगा या फिर रिड्यूस होगा, तो रिएक्टेंट ही तो होगा ना, प्रोडक्ट तो बन के आया ना। तो जो प्रोडक्ट बन के आया उसके साथ तो अब कुछ होना ही नहीं है, तो चाहे रिड्यूस हो या फिर ऑक्सीडाइज हो तो कौन होगा, रिएक्टेंट होगा। यहाँ पर जो ए एंड बी जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं वो प्रोडक्ट के बारे में दे रखी हैं, मींस ये गलत होनी चाहिए। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, जो लेड है वो रिड्यूस्ड हो गया, जबकि लेड रिड्यूस नहीं हुआ, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ था। पहले लेड ऑक्साइड था, उसके पास से ऑक्सीजन चली गई, तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है और बन गया क्या, अकेला लेड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पर है, भाई यहाँ पर कौन है, कार्बन। कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, उसके रिजल्ट में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीडाइज्ड हो जाती तो फिर क्या बनता, फिर तो कुछ और चीज बन जाती। तो यहाँ पर क्या है, जो ए एंड बी है वो क्या है, इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, वन ए एंड बी, सेकंड ए एंड सी, थर्ड ए बी सी एंड फोर्थ ओ। तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर है ए एंड बी। ए एंड बी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं इसकी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। Fe2O3 plus 2Al gives out Al2O3 plus 2Fe। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड है जो कि एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और प्लस में फेरस अलग हट गया है। ठीक है जी, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ए। जो ये केमिकल रिएक्शन है ये किस चीज का एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सेकंड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। थर्ड, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हमें दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एल्युमिनियम ने Fe2 को क्या कर दिया है, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है। इसका एक बार आंसर देख लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? क्या होगा जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग्स के साथ हम ऐड करेंगे। मीन्स सीधे तौर पे यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आयरन है उसकी रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करानी है। टिक द करेक्ट आंसर, आपको आंसर पर टिक लगाना है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। सी है नो रिएक्शन टेक प्लेस, और डी है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। सो सीधी सी बात है बेटा यहाँ पे कि अगर मैं किसी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराता हूँ तो वहां पर हमेशा मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो जो ए है वो इसका आंसर बनने वाला है, हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है, साथ में आयरन क्लोराइड जो कि क्या है, एक मेटल सॉल्ट है, प्रोड्यूस्ड होने वाला है। तो इसको आंसर एक बार देख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड chemical equations be balanced?
एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है और क्यों ऐसा होना चाहिए कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर देखिए, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। The chemical equations should be balanced to satisfy the law of conservation of mass. एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए किसको सेटिस्फाई करने के लिए? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। सो दैट इज द रीजन द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। जो अब नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन स्टेटमेंट्स को आपको केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उन्हें बैलेंस भी करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस कंबाइन हो रही है नाइट्रोजन के साथ टू फॉर्म अमोनिया। तो जो ए स्टेटमेंट है उसके लिए आंसर है 3H2 प्लस N2 गिव्स आउट 2NH3। गैसियस रूप में ये मिलने वाला है आपको। 3 हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और जो 2NH3 है वो बनने वाला है, यानी कि अमोनिया यहाँ पर बनने वाला है। सेकंड है, द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो जल रही है इन एयर, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, जिससे वाटर का निर्माण हो रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड भी बन रही है। तो इसकी केमिकल इक्वेशन बनने वाली है H2S, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, गैसियस रूप में है, ऑक्सीजन के साथ बर्न होने वाली है। यहाँ पर लिखा है बर्न्स इन एयर, तो इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ ये बर्न होने वाली है, जलने वाली है, रिएक्शन करने वाली है। बनने वाला है क्या? वाटर बनने वाला है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनने वाली है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ये रही एंड देन वाटर ये रहा SO2 प्लस 2H2O, जो कि लिक्विड रूप में आपको मिलेगा। थर्ड है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करने वाला है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होने वाली है। प्रोडक्ट के तौर पे बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट बनने वाला है किसका? बेरियम सल्फेट का। तो इसकी केमिकल इक्वेशन होगी 3BaCl2, बेरियम क्लोराइड है, प्लस Al2SO4 ट्वाइस थ्राइसली, तो ये है आपकी एल्युमिनियम सल्फेट, गिव्स आउट 2AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड, और साथ में BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखा रखा है सॉलिड स्टेट में भी मिलने वाला है। चलिए फोर्थ है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल रिएक्ट करने वाला है वाटर के साथ। तो जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनने वाला है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बन जाती है। तो इसकी केमिकल इक्वेशन होगी 2K प्लस 2H2O गिव्स आउट KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, ये बैलेंस्ड है। हम नेक्स्ट चलने वाले हैं अगले क्वेश्चन पर। What does one mean by exothermic and endothermic reaction? Give example। एग्जाम्पल भी देना है और आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ जाते हैं अब आगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? वो रिएक्शंस जिसमें हीट या फिर कोई भी एनर्जी फॉर्म प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखोगे आप प्लस है, ठीक है, तो जो रिएक्टर जो प्रोडक्ट है वो प्लस में हीट भी प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकल रही है। Exothermic reactions, those reactions in which heat is evolved are known as exothermic reactions। जिन reactions में heat evolve होती है, heat निष्कासित होती है, उसे हम exothermic reaction बोलते हैं। An exothermic reaction is indicated by writing plus heat। जो exothermic reactions हैं उन्हें हम chemical जो equations होती हैं उसमें plus heat दिखाते हैं। देखो यहाँ पर दिखा रखा है प्लस हीट ऑन द प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड में आपको प्लस हीट दिखाते हैं, तो हमें पता लग जाता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज
absorbed are known as endothermic reactions. So endothermic reactions ऐसी chemical reactions हैं जिसमें heat absorb हो रही है to proceed the chemical reaction, ठीक है, और इसे indicate करते हैं माइनस हीट दिखाकर। क्या आपने केमिकल रिएक्शन की जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Why is respiration considered an exothermic reaction? Explain. जो रेस्पिरेशन है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के तौर पर हम मानते हैं, और क्यों मानते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर देख लीजिए। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन in the cell of our body to form carbon dioxide and water along with the production of energy. मीन्स जब रेस्पिरेशन होती है तो उसमें प्रोडक्ट के तौर पे एनर्जी भी बाहर निकलती है, और जब प्रोडक्ट के तौर पे एनर्जी बाहर निकलती है तो हम ऐसी केमिकल रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसकी आप एक केमिकल इक्वेशन देख लीजिए। C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये, जो कि ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हुआ है, जुड़ गया है, जिससे बना क्या, CO2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो देखो प्रोडक्ट के तौर पे एनर्जी बाहर निकली है, तो इस वजह से हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। Why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Write equations for these reaction. देखिए कितना आसान है। क्यों डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं? तो भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आपको कराया गया है। अगर नहीं है तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो पिछली वीडियोस हैं उनका लिंक डाल देता हूं, आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। बहुत अच्छे से समझाया गया है कि डिकम्पोजिशन कौन सी होती है और कॉम्बिनेशन कौन सी होती हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आंसर है in a decomposition reaction, a single compound breaks down to produce two or more simpler substances. एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड टूटता है और प्रोड्यूस करता है दो या फिर दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस। पहले वाला जो कंपाउंड है वो हो सकता है थोड़ा सा जटिल हो, जो प्रोडक्ट निकल के आते हैं वो सिंपलर होते हैं, थोड़े से ज्यादा सरल होते हैं, है ना, एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। While in a combination reaction, two or more substances simply combine to form a new substance, है ना, बिल्कुल उल्टा हो गया ना। भाई यहाँ पर सिंगल कंपाउंड है और प्रोडक्ट जो बने वो दो या फिर दो से ज्यादा बने, है ना, तो यहाँ पर भाई टूट गया, एक था, दो या फिर दो से ज्यादा में वो टूट गया, है ना। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ कि दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंसेस सिंपली कंबाइन हो गए टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, इसमें एक नया सब्सटेंस बन गया है। ठीक है जी। एग्जांपल इनके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है 2H2O गिव्स आउट 2H2 प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना, O2। तो एक रिएक्टेंट था, दो प्रोडक्ट बन गए, तो ये टूट गए, डिकम्पोज हो गए। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ है कि यहाँ पर देखिए दो रिएक्टेंट है 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट, कंबाइन हुए हैं, तो क्या हुआ, आपका वाटर मॉलिक्यूल बन गया 2H2। तो सिंगल आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बना है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबाइन हो गए दो रिएक्टेंट्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बहुत आसान था ये। Write one equations each for the decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light और electricity. आपको एक एक इक्वेशंस लिखनी है डिकम्पोजिशन के लिए, जिसमें एक जो पहली रिएक्शन होगी उसमें हीट ने डिकम्पोजिशन किया है, जो दूसरी रिएक्शन है उसमें लाइट ने डिकम्पोजिशन किया है, और जो तीसरी रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी ने डिकम्पोजिशन किया है। सो आपको इस आधार पे क्या करना है, तीन केमिकल इक्वेशंस लिखनी है, हर एग्जांपल की एक। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पहली है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट इसको दी गई तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट गया है, तो डिकम्पोजिशन हुआ है। यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट था, बाद में दो प्रोडक्ट बने तो डिकम्पोजिशन हुआ, हीट की वजह से ये काम हो गया है। अगला है आपका AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, लाइट इसके ऊपर डाली गई तो ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस में क्या हुआ है, टूट गया है। सो यहाँ पर भी डिकम्पोजिशन हुआ है, लेकिन हीट नहीं है, यहाँ पर एनर्जी के तौर पे यूज की गई, लाइट यूज की गई है, तो इसे हम लाइट डिकम्पोजिशन या फिर फोटो डिकम्पोजिशन कह सकते हैं।
अगला है 2H2O गिव्स आउट इलेक्ट्रिसिटी, देखो यहाँ पर दी है, जिससे बना क्या 2H2 प्लस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया, तो जो वाटर मॉलिक्यूल था वो डिकम्पोज हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर यूज हुई है, इस वजह से इसे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं इसे, और दो रिएक्टेंट यहाँ पर बने हैं, तो इसका मतलब ये डिकम्पोजिशन आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या अंतर है? राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के लिए आपको एग्जांपल भी देना है ना, क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए तो आंसर है इसका, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बोले तो एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देता है कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। एग्जांपल है Fe प्लस CuSO4, तो सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे कॉपर सल्फेट का है, आयरन यहाँ पे मेटल है, जो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को, कॉपर अलग निकल गया है और FeSO4 यहाँ पर बन गया है, ये हम पहले भी कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में भी, फेरस सल्फेट यहाँ पर बन गया है। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है जी। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ, टू रिएक्टेंट्स इन सॉल्यूशन एक्सचेंज देयर आयंस, दो रिएक्टेंट्स जो हैं सॉल्यूशन के अंदर वो अपने आयंस को चेंज कर देते हैं, है ना, सॉल्ट सॉल्यूशंस ही हैं जिनमें जो मेटेलिक आयंस हैं, है ना, वो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड में क्या हुआ है, Ag ने Na को और Na ने Ag को डिस्प्लेस कर दिया अपनी अपनी जगह से, तो बना क्या, Ag तो आ गया Cl के साथ, AgCl सिल्वर क्लोराइड बना दिया, और जो Na था वो चला गया NO3 के साथ, है ना, Ag की जगह पर, तो NaNO3 बना दिया, सोडियम नाइट्रेट बना दिया। दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड एक्सचेंज Cl माइनस एंड NO3 माइनस आयंस बिटवीन देम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिफाइनिंग में, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। जो रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर है उसकी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो आपको लिखनी है, तो इसका आंसर आपको ये है AgNO3 प्लस Cu, 2AgNO3 प्लस Cu गिव्स आउट CuNO3 ट्वाइसली प्लस Ag, ठीक है, सिल्वर यहाँ पर बन गया है, तो सिल्वर नाइट्रेट था, कॉपर उसके साथ मिलाने की कोशिश की गई है कॉपर को, कॉपर ने Ag को डिस्प्लेस कर दिया है, Ag बिल्कुल अलग निकल के आ गया है, तो रिफाइन हो गया, देखो सिल्वर आपको बाहर निकलना था और वो बाहर निकल के आ गया, और जो आपका सॉल्यूशन बचा वो बचा कॉपर नाइट्रेट, जिसे अलग कर दिया जाता है, ठीक है जी। तो रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर इस तरह से की जाती है। चलिए व्हाट डू यू मीन बाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का क्या मतलब है, एक्सप्लेन बाई गिविंग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के अनुसार आपको बताना है, व्हाट डू यू मीन बाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है जी। सो आंसर है इसका, अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट is formed that separates from the solution is called a precipitation reaction। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड सॉल्ट बन जाता है जो कि सेपरेट हो जाता है जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उससे, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, है ना, इसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर लेते हैं तो व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन 3 क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर मिक्स्ड, a brown precipitate of iron 3 hydroxide is formed। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। FeCl3 जो आपका फेरस क्लोराइड है प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है गिव्स आउट FeOH3 आयरन 3 हाइड्रोक्साइड प्लस में 3NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर जो आपके प्रेसिपिटेट है वो बनने वाला है FeOH3 का, यानी कि आयरन हाइड्रोक्साइड का। तो जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहे हैं उन्हें हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद द टू एग्जांपल्स ईच, ऑक्सीडेशन एंड
रिडक्शन। आंसर इसका देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन बोले तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो हम कहते हैं उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया। एग्जांपल है सल्फर प्लस O2 गिव्स आउट SO2। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है किसमें, सल्फर में, तो हम कहेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया है। Mg है मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स आउट MgO, यानी कि 2MgO बन गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं किस चीज में, कि अब देख लेते हैं रिडक्शन वाला। ऑक्सीडेशन वाला तो हमने कर लिया, रिडक्शन में क्या है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। भाई गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के आधार पे बात कर रहे हैं ना, तो ऑक्सीडेशन हमने पहले किया, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, और अब हम रिडक्शन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के आधार पे करेंगे तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे होने वाला है। एग्जांपल CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन को उसके साथ जोड़ा गया, कॉपर अलग निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है, यहाँ से ऑक्सीजन चला गया है। Here copper oxide is being reduced to copper because oxygen gets removed from the copper oxide। ठीक है जी, चलो ZnO जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन उसके साथ जोड़ा गया, Zn अलग हट गया, CO अलग बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई है यहाँ पे। Here जिंक ऑक्साइड is being reduced to zinc because oxygen gets removed from the zinc oxide। है ना, बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। A shiny brown कलर्ड एलिमेंट X, एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है, X नाम दिया है, उसका असली नाम नहीं दिया है। ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, है ना, उसे गर्म किया जाता है एयर में तो वो ब्लैक हो जाता है। नेम द एलिमेंट X, X का नाम आपको बताना है जो उसका असली वाला नाम है। एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बनेगा उसका भी आपको नाम बताना है। तो देखिए आंसर है कॉपर। अगर हम कॉपर के बारे में बात करते हैं तो ये शाइनी ब्राउन कलर का होता है, जब उसे हीट किया जाता है एयर में तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। और जो ब्लैक कलर का है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि हीट किया जा रहा है एयर की प्रेजेंस में, तो एयर में से जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ ऐड हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, जिससे बनता क्या है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो एलिमेंट X इज कॉपर, द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड। ठीक है जी, रिएक्शन एक बार देख लीजिए इसकी। 2Cu जो ब्राउन कलर का है प्लस ऑक्सीजन, गर्म किया इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बन गया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। नेक्स्ट है व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, है ना। आई थिंक मुझे इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें ये बताना पड़ेगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि आयरन आर्टिकल्स को पेंट कर दिया जाता है रस्टिंग से बचाने के लिए, कॉरोशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसका आंसर देख लीजिए, पेंट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल्स टू कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर। जो पेंट है वो आयरन आर्टिकल्स को एयर की कांटेक्ट में नहीं आने देता, वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने देता, और सेव आयरन आर्टिकल्स उन्हें सेव कर लेता है फ्रॉम डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। ठीक है जी। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। जो ऑयल एंड जो फैट वसा कंटेनिंग फूड आर्टिकल्स होते हैं जैसे कुरकुरे हैं, चिप्सेस हैं आपके, तो उनको जब किसी कंटेनर में रखा जाता है तो उस कंटेनर को भर दिया जाता है नाइट्रोजन गैस से। तो भैया क्यों भर दिया जाता है इसको, तो इसलिए भर दिया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन गैस कभी भी ऑयल्स के साथ या फिर फैट्स के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो नहीं करती है तो जो ऑयल्स और फैट्स है वो फ्रेश रहेंगे। तो एक बार आंसर देख लेते हैं इसका। टू कीप फूड आइटम्स फ्रेश एंड सेव फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, अगर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी रेंसिड हो जाएंगे, वो रेंसिडिटी हो जाएगी, बदबू आनी शुरू हो जाएगी, स्वाद उनका खराब हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है, नाइट्रोजन को वहां पर डाल दिया जाता है। फूड आइटम्स आर फिल्ड विद नाइट्रोजन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। कोरोशन का भी एक एग्जांपल देना है और रेंसिडिटी का भी एक एग्जांपल देना है। मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें कोरोशन और रेंसिडिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है जी, और आप बिल्कुल उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। ठीक है, इसका हम आंसर देख लेते हैं, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कोरोशन का और रेंसिडिटी का।
सो corrosion में है क्या, इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर। एयर के एक्शन के द्वारा जो मेटल्स हैं, है ना, वो खा लिए जाते हैं, है ना, ये बोला गया है। मॉइस्चर होना चाहिए वहाँ पे। और एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर दी गई है जिसमें हमने रस्ट को दिखाया गया है ना, रस्ट को दिखाया है हमने। तो यहाँ पर क्या है कि आयरन आर्टिकल्स को जब हम छोड़ देते हैं एयर में ऐसे ही बिना पेंट वगैरह करे, तो क्या होता है कि उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का भुरभुरा सा क्या है, एक मटेरियल जम जाता है जिसे हम रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। तो जंग का एग्जाम्पल है आयरन ऑक्साइड यहाँ पर, और उसका जो फॉर्मूला है वो है Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, XH2O का मतलब है यहाँ पर कुछ नंबर है किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। तो Fe2O3 डॉट सम नंबर ऑफ H2O यहाँ पर होने वाला है। ठीक है जी, इससे बचाने के लिए ही हम उसे पेंट कर रहे थे। तो नेक्स्ट एक बार हम देख लेते हैं इसका क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या है। Fe plus 3O2 plus 2 into H2O gives out 2Fe2O3 dot X H2O हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना है जिसे हम रस्ट कह रहे हैं। तो ये इसका क्या बन गया, एक एग्जाम्पल बन गया है ना, कोरोशन का एक एग्जाम्पल है ये। चलो रेंसिडिटी का एक बार देख लेते हैं। रेंसिडिटी द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स। तो वहां पर मेटल्स हो रहे थे, यहाँ पर फैट्स एंड ऑयल्स हो रहे हैं। इस रेंसिडिटी को बचाने के लिए या फिर इस रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम नाइट्रोजन गैस भी यूज कर रहे थे, जो पिछले वाले आंसर में हमने किया था। तो इसमें होता क्या है देखिए, इन फूड मार्क्ड बाई अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अनप्लेजेंट स्मेल हो जाती है, टेस्ट खराब हो जाता है, हम कहते हैं भाई रेंसिडिटी हो गई है, खराब हो गया है खाना। रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया होगा कि रेंसिडिटी जो है वो स्पॉइल कर देती है खाने को जो कि बना है फैट्स एंड ऑयल्स में, which have been kept for a considerable time and makes them unfit for eating। जो कुछ समय के लिए रख दिया है और अब वो अनफिट हो गया है खाने के लिए। Rancidity can be prevented by adding antioxidant to food containing fats and oils। इसको रोका जा सकता है, कई इसके तरीके हैं जिनमें से एक तरीका यहाँ पर दिया गया है, एंटीऑक्सीडेंट्स आप यूज कीजिए। ठीक है, तो अगर एंटीऑक्सीडेंट्स हम यूज करते हैं, विटामिन हैं कुछ जो एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे यूज की जाती हैं, लास्ट वीडियो में उसके बारे में भी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर क्या है कि इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाई फ्यूजिंग फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स विद नाइट्रोजन बिफोर सीलिंग। सील पैक करने से पहले जो आपके फूड आर्टिकल्स हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ठीक है, पैकेट्स में भर दी जाती है, चिप्स वगैरह में, तो उससे भी ये प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है जी, सो आई थिंक स्टूडेंट्स एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं टेक्स्ट बुक के वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है जी, हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप सबसे पहले पा सकें। ठीक है, आपको मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, तब तक हम आपको बाय बाय बोलते हैं, बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, जल्द ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। सो बाय बाय।